हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम 2020 क्लास 12th मैथ्स पेपर सॉल्यूशन और इस पेपर का हम सेक्शन डी इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और देखिए यहाँ सेक्शन डी का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, वो किस प्रकार से है। हमें एक फलन दिया गया है और उस फलन का 1, 2 और 3 पर एक तो सांतत्यता और एक अवकलनीयता का परीक्षण हमें करना है। तो देखिए यहाँ दिया गया फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल मोड एक्स माइनस वन प्लस 2 मोड एक्स माइनस टू और प्लस 3 मोड एक्स माइनस थ्री। अब देखिए इस फलन को सबसे पहले हम ओपन फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका जो प्रांत आर है, उस प्रांत आर को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस रियल लाइन को हम क्या करेंगे, इस फलन के टर्निंग पॉइंट्स पे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या हैं, 1, 2 और 3। और ये 1, 2, 3 टर्निंग पॉइंट्स क्यों हैं, क्योंकि इस पर ये तीनों मोड क्या हो जाते हैं, 0। 1 पे ये वाला मोड 0, 2 पे ये वाला और 3 पे ये वाला। तो देखिए पूरी रियल लाइन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर 4 पार्ट्स में। और कौन कौन से पॉइंट्स पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे। अब देखिए ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा x लेस देन 1, और यहाँ x का मान होगा 1 से बड़ा और 2 से छोटा। और यहाँ देखिए 2 से बड़ा और 3 से छोटा, और यहाँ पर x का मान 3 से बड़ा। अब देखिए यहाँ पर इन चारों पार्ट में हमें फलन को ज्ञात करना है। तो देखिए चारों केस हम लगाएंगे। तो देखिए केस फर्स्ट क्या है, जब x का मान 1 से छोटा है तो देखिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स का मान यदि 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव तीनों ही नेगेटिव। तो मोड हटाते समय हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे। और इसे यदि हम सोल्व करें तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, 14 माइनस 6x। अब देखिए यहाँ पर हम ये सेकंड केस लेते हैं, जब x का मान क्या है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो देखिए इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा। तो देखिए एक्स का मान तो 1 से तो बड़ा लें और 2 से छोटा, तो ये पॉजिटिव और ये लास्ट वाले दोनों नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पर हम मोड हटाते समय क्या करेंगे, यहाँ तो प्लस साइन ले लेंगे, और ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस का गुणा करके हम मोड हटाएंगे। और यदि इसे फाइनल सोल्व करें तो इसकी कैलकुलेशन आएगी, देखो टोटल कांस्टेंट तो हो जाएगा 12 माइनस 4x। अब देखिए यहाँ पर हम केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड क्या है, जब x का मान 2 से तो बड़ा हो और 3 से छोटा। तो देखिए इस कंडीशन में एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यदि हम x का मान 2 से बड़ा लें और 3 से छोटा, तो देखिए ये तो है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लास्ट टर्म में क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर मोड हटा देंगे डायरेक्ट, और लास्ट में यहाँ क्या करेंगे, माइनस का, यहाँ माइनस का गुणा करके हम मोड हटाएंगे तो क्या आएगा। अब देखिए यदि इसे हम सोल्व करें तो यहाँ x वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, और माइनस का तो देखिए कितना आएगा, माइनस का तो 5 आएगा और प्लस का आएगा 9। तो यहाँ पर फाइनली कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए हम अगला केस देखते हैं, x ग्रेटर देन 3। तो देखिए जब x ग्रेटर देन 3 तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा। देखिए x का मान यदि 3 से बड़ा है तो एक मोड के भीतर तीनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मोड हटा देंगे। तो क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 3। तो देखिए यदि इसे हम सोल्व करें तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ x वाली टर्म्स तो हो जाएगी 6x, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी यहाँ पर -9 -4 माइनस का 14। तो देखिए यहाँ पर चारों केसेस में फलन किस तरह से होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर। तो देखिए यहाँ फलन क्या प्राप्त हुआ हमें, एक तो 14 माइनस 6x, 12 माइनस 4x और 4 और 6x माइनस 14।
तो देखिए ये x लेस देन 1 पे मिला था और ये x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा, और x का मान 2 से बड़ा और 3 से छोटा, और x का मान 3 से बड़ा। तो देखिए इस तरह से हमने एफ ऑफ एक्स का ओपन फॉर्म प्राप्त कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम इस प्रांत में 1, 2 और 3 को भी इंक्लूड करेंगे। तो देखिए 1 को यहाँ फर्स्ट रेंज में भी इंक्लूड किया जा सकता है और सेकंड में भी इंक्लूड किया जा सकता है। इसी प्रकार देखिए यदि हम बात करें 2 की, तो 2 को यहाँ सेकंड रेंज में या फिर इस थर्ड रेंज में इंक्लूड कर सकते हैं, और 3 को यहाँ थर्ड या फिर फोर्थ में कहीं भी इंक्लूड किया जा सकता है। क्योंकि देखिए 1 पर ये पहला दूसरा फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है, और 2 पर यह दूसरा और तीसरा फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है, और देखिए x बराबर 3 पर ये थर्ड और फोर्थ फंक्शन सेम वैल्यू दे रहे हैं 4। तो देखिए यहाँ पर हम 1 को यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं, 2 को यहाँ पर और 3 को यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का हमने परफेक्ट फॉर्म निकाल लिया है, ओपन फॉर्म। अब देखिए इस फंक्शन की हम टेस्टिंग करेंगे। हम 1, 2 और 3 पर एक तो हम सातत्यता का परीक्षण करेंगे और अवकलनीयता का भी करेंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। वैसे इस तरह का प्रश्न आज तक राजस्थान बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 पर, 2 पर, 3 पर, तीनों पर ही कंटिन्यूटी टेस्ट पूछा गया है, जो कि सेम कंसेप्ट है। इसी प्रकार यहाँ तीनों पर डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है, अवकलनीयता भी जांचनी है। तो देखिए सेम कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आना ये उचित नहीं है, लेकिन अब ठीक है, जैसी परिस्थिति है वैसा हमें काम करना है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम x बराबर 1 पर फलन की सातत्यता की जांच करेंगे। x बराबर 1 पर सातत्य परीक्षण। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 पर हम क्या निकालेंगे, फलन का मान। तो दूसरा फंक्शन हम यूज करेंगे। तो देखिए 1 यहाँ रखें तो कितना आएगा, 12 माइनस 4। तो 1 पे फलन का मान कितना आया, 8। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल 1। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं हम, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस एच पर हमें फलन का मान निकालना है। तो देखिए 1 प्लस एच यानी 1 से जस्ट बड़ा, तो यहाँ पर ये वाला फलन यूज होगा 12 माइनस 4x। 12 माइनस 4x, एक्स की जगह क्या ले लेंगे हम, 1 प्लस एच। और देखिए यहाँ लिमिट रखें हैं, तो लिमिट रखने पे हमें क्या मिलेगा, 12 माइनस 4 दैट इज 8। अब देखिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच। 1 माइनस एच पर हम फलन का मान निकालें। तो देखिए 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब 1 से जस्ट छोटा, तो ये वाली रेंज है। तो हम फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे, 14 माइनस 6x। 14 माइनस 6x, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच। और यहाँ लिमिट लें, तो लिमिट लेने पे हमें 14 माइनस 6 कितना मिलेगा, 8। तो देखिए इस प्रकार यहाँ x बराबर 1 पर हमने क्या पाया, एक तो RHL और LHL और फलन का मान तीनों ही बराबर प्राप्त हुए। तो हम क्या कहेंगे, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और x बराबर 2 पर सातत्य परीक्षण। तो देखिए x बराबर 2 पर सातत्य परीक्षण हम किस तरह से करें। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 2 पे फलन का मान। तो देखिए 2 पे फलन का मान कहाँ से निकलेगा, 2 यहाँ इंक्लूड है, तो 2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 माइनस 8 दैट इज 4। तो 2 पर फलन का मान तो है 4। अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट किस पर, 2 पर। तो देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। और देखिए 2 प्लस एच पर फलन का मान हम निकाल लें, तो 2 प्लस एच यानी 2 से जस्ट बड़ा, तो कितना आएगा, 4। और लिमिट लेने पे भी क्या मिलेगा, 4।
अब देखिए, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ टू माइनस एच। तो देखिए अब हम क्या निकालेंगे, टू माइनस एच पर फलन का मान। तो देखिए हम टू माइनस एच का मतलब दो से जस्ट छोटा, यानी हम ये वाला फलन लेंगे 12 - 4x। 12 - 4x, एक्स की जगह क्या ले लेंगे, 2 - h। और लिमिट लें तो यहाँ पर 12 - 8 दैट इज 4। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 2 पर वही आर एच एल, एल एच एल और फलन का मान तीनों ही बराबर है। तो क्या कहेंगे, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर भी सतत है। तो यहाँ इस पर भी हमें क्या मिला, कंटिन्यूस मिला। अब देखिए इसके बाद हम x बराबर 3 पर सातत्य परीक्षण करेंगे। x बराबर 3 पर सातत्य परीक्षण। तो देखिए 3 पर हम कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फलन का मान। तो देखिए 3 पर फलन का मान हमें ज्ञात करना है, तो 3 पर फलन हम ये वाला लेंगे 6x - 14। तो देखिए 3 रखें तो कितना आएगा, 18 - 14 दैट इज 4। तो 3 पे फलन का मान हमें कितना मिला, 4। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। किस पर, x = 3 पर। तो क्या होगी, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ 3 + h। और यहाँ 3 + h पर यदि हम फलन का मान निकालें, तो देखिए 3 + h पर फलन कौन सा लेंगे हम, 3 + h का मतलब होता है 3 से जस्ट बड़ा, तो ये वाला लेंगे 6x - 14। क्या हो जाएगा, 6x, x की जगह 3 + h - 14। टेकिंग लिमिट्स, तो यहाँ h 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 - 14 दैट इज 4। अब देखिए अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 3। वो क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ 3 - h। और इसे सोल्व करेंगे हम। और देखिए यहाँ पर 3 - h पर यदि हम फलन का मान निकालें, तो देखिए 3 - h यानी 3 से जस्ट छोटा, फलन का मान कितना आएगा, 4। और लिमिट लें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 4। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर x बराबर 3 पर आर एच एल, एल एच एल और फलन का मान तीनों ही क्या हैं, बराबर है। तो क्या कहेंगे, अतः फलन x बराबर 3 पर भी सतत है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर तीनों बिंदुओं पर फलन सतत आया है। और अब हम अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 1 पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण। तो देखिए x बराबर 1 पे हमें अवकलनीयता का परीक्षण करना है, और इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे दायां अवकलज, राइट हैंड डेरिवेटिव। किस पर, 1 पर। तो देखिए किस तरह से निकलता है, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ 1 + h माइनस एफ ऑफ 1 और डिवाइड बाई h। और देखिए एक निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पर ही, और इसका क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ 1 - h माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई माइनस h। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम दायां अवकलज निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी एफ ऑफ 1 + h की, यानी 1 + h पर फलन का मान। तो देखिए यहाँ 1 + h पर फलन किस तरह से होगा, 1 + h यानी x का मान 1 से जस्ट बड़ा, तो हम फलन कौन सा लेंगे, 12 - 4x। तो देखिए यहाँ पर फलन क्या हो जाएगा, 12 - 4x, x की जगह क्या ले लेंगे, 1 + h। और देखिए एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 डिवाइड बाई h। अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऊपर कितना आएगा, -4h
और नीचे कितना आ जाएगा एच। और फाइनल इसे सोल्व करें तो देखिए एच से एच कैंसिल, लिमिट कितनी आ जाएगी -4। और देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को अब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस एच पर हमें फलन का मान चाहिए। तो देखिए 1 माइनस एच पर फलन क्या होगा, 1 से जस्ट छोटा, तो 14 माइनस 6x कितना हो जाएगा 14 माइनस 6x, एक्स की जगह 1 माइनस एच, और एफ ऑफ 1 कितना है यहाँ पर 8 डिवाइड बाई माइनस एच। अब देखिए इसे हम सोल्व करें, लिमिट एच टेंस टू 0, तो देखिए ऊपर कांस्टेंट टर्म सब कैंसिल, ऊपर बचेगा 6h डिवाइड बाई माइनस एच, और फाइनल कैलकुलेट करें तो कितना आएगा -6। तो देखिए इस प्रकार यहाँ 1 पर दायां उकलज और बायां उकलज बराबर नहीं है, एक आ रहा है -4 और दूसरा आ रहा है 6। तो हम क्या कहेंगे, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अब देखिए इसके बाद हम x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। x बराबर 2 पर अवकलनीयता का परीक्षण। तो देखिए 2 पर अवकलनीयता की जांच के लिए हम वही RF-2 निकालेंगे, और फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 2 और डिवाइड बाई h। और देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h माइनस एफ ऑफ 2 और डिवाइड बाई माइनस h। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ हमें आवश्यकता पड़ेगी एफ ऑफ 2 प्लस एच पर फलन के मान की। तो देखिए 2 प्लस एच पर फलन का मान क्या है यहाँ पर 2 प्लस एच, 2 से जस्ट बड़ा यानी 4। तो देखिए 2 प्लस एच पे फलन का मान कितना है 4, और यहाँ एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, देखिए हम पहले निकाल चुके हैं सांतत्य परीक्षण में 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई h। तो देखिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ रहा है 0। और यहाँ देखिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में किसकी रिक्वायरमेंट है, एफ ऑफ 2 माइनस एच। तो देखिए 2 माइनस एच पे फलन का मान क्या है, यहाँ पर हमें ऊपर जाना होगा, और देखिए 2 माइनस एच, तो 2 से जस्ट छोटा, फलन क्या होगा 12 माइनस 4x। यहाँ क्या जाएगा 12 माइनस 4x, x की जगह 2 माइनस एच, और देखिए एफ ऑफ 2 का मान कितना है यहाँ पर 4 और डिवाइड बाई माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखिए ऊपर -8 -4 -12, तो कांस्टेंट टर्म्स कैंसिल, ऊपर बचेगा 4h डिवाइड बाई माइनस एच, और देखिए फाइनल कैलकुलेशन कितनी आएगी यहाँ पर -4। तो देखिए यहाँ भी दायां अवकलज बराबर नहीं है किसके, बायां अवकलज के। तो हम क्या कहेंगे, अतः फलन x बराबर 2 पर भी अवकलनीय नहीं है। अब देखिए इसके बाद हम x बराबर 3 पर अवकलनीयता की जांच करेंगे। x बराबर 3 पर अवकलनीयता की जांच। तो देखिए 3 पर अवकलनीयता की जांच के लिए वही हम क्या निकालेंगे, x बराबर 3 पर सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो क्या निकलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 3 और डिवाइड बाई h। और देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है, h की जगह क्या आ जाएगा -h, 3 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 और डिवाइड बाई माइनस h। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ हमें किसकी रिक्वायरमेंट है 3 प्लस एच की। तो देखिए 3 प्लस एच पर फलन का मान निकालना है, तो हमें ऊपर जाना होगा, बहुत ऊपर,
क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है ये। तो देखिए यहाँ पर 3 + h पर फलन का मान कितना है 6x - 14, 6x - 14, 6x, x की जगह कितना हो जाएगा 6 + h और -14। और देखिए f(3) की वैल्यू क्या है, यहाँ हम निकाल चुके हैं सांतत्यता में। f(3) कितना है यहाँ पर 4। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा -4, और नीचे कितना चल रहा है h। अब देखिए इसे हम सोल्व करें तो h टेंड्स टू 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 और 18 कैंसिल, और यहाँ फाइनली ऊपर आएगा 6h और नीचे कितना आएगा h। तो देखिए इस तरह से हमें फाइनली क्या मिलेगा यहाँ पर 6। अब देखिए यहाँ हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हमें 3 - h पर फलन का मान चाहिए। तो देखिए 3 - h पर फलन का मान क्या होगा, हमें फिर ऊपर जाना होगा, बहुत ही ऊपर जाएंगे हम। इतने बड़े बड़े प्रश्न आज तक राजस्थान बोर्ड में नहीं आए हैं। तो देखिए 3 - h, इस पर फलन का मान कितना है यहाँ पर 4। तो 3 - h पर फलन का मान कितना मिला यहाँ पर 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 माइनस f(3), उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर f(3) की 4, और डिवाइड बाई h। तो देखिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 0। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर नहीं है। तो क्या कहेंगे, अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर भी अवकलनीय नहीं है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर 1, 2, 3 पर हमने सांतत्यता का परीक्षण किया, तो तीनों पर हमें क्या मिला, फलन सतत है, और तीनों पर क्या कहेंगे हम, अवकलनीय नहीं है। तो देखिए ये बहुत बड़ा प्रश्न हमने सोल्व कर लिया है, और इस प्रश्न के बाद हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 किस प्रकार से है, हमें इस समाकलन का मान ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ समाकलन I क्या दिया गया है, 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx। तो देखिए सबसे पहले हम 1 प्लस cos 2x का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 और dx। अब देखिए यहाँ पर हम log प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा log 2 प्लस log cos स्क्वायर x/2 और dx। अब देखिए इसको हम अलग अलग करें तो log 2 बाहर आ जाएगा, और 0 to पाई dx प्लस, और यहाँ पर देखिए log प्रॉपर्टी से 2 घात आगे आ जाएगी, और इसको हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, 0 से पाई log cos x/2 और dx। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट है 0 to पाई और प्लस 2 0 to पाई log cos x/2 और dx। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे समाकलन में हम मान लेते हैं x/2 इक्वल t। तो देखिए इससे हमें dx कितना मिल जाएगा 2 dt। अब देखिए यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन हम दूसरे समाकलन में लेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिमिट रखें तो यहाँ तो आएगा पाई log 2, और देखिए जो दूसरा इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट किस तरह से चेंज होगी, 0 पे तो हमें 0 मिलेगा, और यहाँ आ जाएगा π/2, और यहाँ हो जाएगा cos t, और ds के स्थान पे क्या आ जाएगा 2 dt। तो पाई log 2 प्लस ये हो जाएगा 4 0 to π/2 log cos t और dt। अब देखिए यहाँ पर हम ये जो इंटीग्रेशन है इस इंटीग्रेशन को हम मान लेते हैं I1, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर
इंटीग्रेशन I1 किस प्रकार से है, 0 से पाई बाई 2 log cos t, 0 से पाई बाई 2 log cos t और dt। अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे, तो इसको आगे सोल्व करें। I1 इक्वल 0 से पाई बाई 2। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, t की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 2 माइनस टी, अपर लिमिट माइनस टी। तो देखिए इसको सोल्व करने से हमें क्या मिलेगा, 0 से पाई बाई 2 log साइन टी और डी टी। यहाँ लेफ्ट में क्या चल रहा है, I1। अब देखिए इसको हम बोलते हैं नंबर 2 और इसको बोलते हैं नंबर 3, और 2 और 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। तो देखिए 2 और 3 को जोड़ने पर हमें यहाँ क्या मिलेगा, 2I1 बराबर इंटीग्रेशन सेकंड क्या है यहाँ पर, 0 से पाई बाई 2 log cos t dt प्लस 0 से पाई बाई 2 log साइन टी डी टी। अब देखिए इसे हम सोल्व करें, दोनों इंटीग्रेशन ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा, log cos t प्लस log साइन टी और डी टी। अब देखिए यहाँ पर log प्रॉपर्टी से log m प्लस log n क्या हो जाता है, log m n साइन टी और cos t डी टी। अब देखिए साइन 2t का हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर इस साइन टी कोस टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 2t बाई 2। यहाँ ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो ऊपर साइन 2t का फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा हमें, log साइन 2t माइनस log 2 और dt। तो देखिए पहला इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ अलग अलग करेंगे तो log साइन 2t dt और माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और dt। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन में 2t को मान लेते हैं हम y। तो देखिए यहाँ पर dt क्या हो जाएगा, dy बाई 2, और इस सब्स्टिट्यूशन को यदि हम अप्लाई करें तो देखिए 0 पे लिमिट 0 है, और यहाँ t का मान पाई बाई 2 रखें तो y का मान कितना हो जाता है, पाई। तो लिमिट इस तरह से चेंज हो जाएगी, और log साइन 2t की जगह क्या आ जाएगा, y, और dt हो जाएगा dy बाई 2 माइनस, और यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, t लिमिट रखें तो कितना आएगा, पाई बाई 2 log 2। अब देखिए इसको हम हाफ को बाहर निकाल लेते हैं, 0 टू पाई log साइन y और dy माइनस पाई बाई 2 log 2। अब देखिए यहाँ पर हम यदि y की जगह पाई माइनस वाई रखें तो देखिए साइन पाई माइनस वाई तो साइन वाई होता है, यानी यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर y की जगह यदि पाई माइनस वाई रखें तो इस फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि साइन पाई माइनस वाई कितना होता है, साइन वाई। तो यहाँ जब कोई चेंजेज नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट को आधा कर सकते हैं। ये समाकलन की एक प्रॉपर्टी है। तो देखिए log साइन वाई डी वाई माइनस पाई बाई 2 log 2। अब देखिए यहाँ पर इस y को हम t के रूप में भी लिख सकते हैं, साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 log 2। और यहाँ y को t के रूप में इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि देखिए समाकलन की एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और ये किसके इक्वल होता है,
एफ टी डी टी, यानी वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, है ना, नया सिंबल ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को देखें तो ये क्या है, ये I1 है। देखिए I1 क्या है, 0 से π/2 log sin t। तो देखिए यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन को क्या बोल सकते हैं, I1 माइनस π/2 log 2। तो ये इंटीग्रेशन तो I1 है। और देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में है 2I1। तो लेफ्ट साइड में कितना है यहाँ पर 2I1। और यदि हम इसे सोल्व करें तो देखिए I1 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस π/2 log 2। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए I1 का मान हम 4 से कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये लेफ्ट में क्या है यहाँ पर देखिए I, तो I का मान कितना है यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से, पाई log 2 प्लस 4I1। तो देखिए इक्वेशन 1 से क्या है I का मान, पाई log 2 प्लस 4I1। और देखिए यहाँ पर पाई log 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ हमने 4I1 का मान कितना प्राप्त किया है, माइनस π/2 log 2। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करें और यहाँ हो जाएगा माइनस 2π log 2। और इसे सोल्व करें तो कितना आएगा, माइनस पाई log 2। और देखिए यह जो माइनस है ये हम यहाँ पर 2 की पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसे सोल्व करें तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 1/2। और देखिए यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 किस प्रकार से है, इसके हमें 2 पार्ट दे रखे हैं और दोनों को हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहला पार्ट लेके चलेंगे और इस फर्स्ट पार्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस प्रकार से है, बॉक्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर ये बॉक्स अदिश त्रिक गुणनफल को व्यक्त करता है। और अदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा के अनुसार देखिए बॉक्स ABC क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर हम ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो क्रॉस क्या आएगा, देखिए बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो देखिए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ऐसा ही, और यहाँ आ जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और देखिए ये हो जाएगा 0 वेक्टर और प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। आगे इसे हम सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करेंगे। यह डॉट प्रोडक्ट देखिए अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका डॉट हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से, और प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसका डॉट इससे भी हो जाएगा, इससे सी वेक्टर क्रॉस
ए वेक्टर से। अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखिए इसके बाद हम इस टर्म को सोल्व करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, प्लस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए और प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए। और देखिए अब इसके बाद हम ये लास्ट टर्म सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहली टर्म है तो इसका ये जो है ये बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स एबीसी, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो देखिए इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, बॉक्स बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। और देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर का बॉक्स, और इस वाली टर्म को लिखेंगे हम बी वेक्टर ए वेक्टर, और इस वाली टर्म को लिखेंगे ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, और लास्ट वाले को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर इस वाले बॉक्स में बी वेक्टर 2 बार आ रहा है, यानी इस अदिश तिर्यक गुणनफल में 2 सदिश एक जैसे आ गए। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ भी देखिए 2 सदिश एक जैसे आ रहे हैं। और देखिए इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ए और ए वेक्टर सेम है, और यहाँ पर ये वाला बॉक्स भी 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4 बॉक्स तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये कितना होता है, 0। और देखिए कोई से भी 2 सदिश सेम आ जाएं, चाहे फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड या फिर फर्स्ट सेकंड, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो देखिए यहाँ पर ये 4 बॉक्स 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर एक तो फर्स्ट बॉक्स बचेगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और एक लास्ट बॉक्स बचेगा बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर। तो देखिए फर्स्ट बॉक्स तो ऐसा ही, और यहाँ ये जो सेकंड बॉक्स है तो देखिए इसका जो चक्रीय क्रम है वो क्या है, ए के बाद बी बी के बाद सी। तो देखिए किसी अदिश तिर्यक गुणनफल को चक्रीय क्रम में रखने पर सेम वैल्यू आती है। तो देखिए यहाँ पर हम इस ए वेक्टर के बाद क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर, और बी वेक्टर के बाद क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर। तो देखिए दोनों बॉक्स आपस में बराबर हैं, और इसे यदि हम सोल्व करें तो क्या मिलेगा, 2 इंटू बॉक्स ए बी सी। और देखिए यही है राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस है, और इसको बॉक्स ए बी सी के वर्ग के बराबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस सेकंड पार्ट का हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है इस सेकंड पार्ट का, बॉक्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो देखिए बॉक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, अदिश तिर्यक गुणनफल की परिभाषा के अनुसार बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर हम इस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को क्या मान लेते हैं, हम पी वेक्टर मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से रिजल्ट मिलेगा, और हमने यहाँ क्या माना, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल पी वेक्टर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम सदिश तिर्यक गुणनफल की परिभाषा अप्लाई करेंगे, और देखिए वो क्या होती है, ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। तो देखिए यहाँ सदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा के अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो ऐसा ही। यहाँ देखिए पी का किससे डॉट लेंगे हम, ए से, और क्या बच जाएगा सी वेक्टर, और अब हम माइनस करके पी का किससे डॉट लेंगे, सी वेक्टर से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा लगा दी। अब देखिए इसको हम आगे सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पी डॉट ए क्या है, ये तो कोई अदिश राशि है, और यहाँ पर ये सी वेक्टर क्या है, सदिश। तो जब हम इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर देखिए ये अदिश राशि बाहर निकाल देंगे। तो पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो बाहर अदिश राशि है इसलिए, और इस सदिश और इस सदिश के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट। तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पर अंदर लेंगे, तो यहाँ भी देखिए ये अदिश राशि है पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो इसको हम क्या करेंगे, आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। और यहाँ सदिश राशि क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका इस सदिश ए वेक्टर से क्या ले लेंगे, डॉट ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पी वेक्टर का मान वापस रख देते हैं। तो देखिए पी वेक्टर क्या है यहाँ पर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर। तो देखिए यहाँ पर हमने पी वेक्टर का मान रख दिया है, और देखिए ये जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, यह अदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा के अनुसार बॉक्स ए बी सी बन जाएगा। और यहाँ देखिए पी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर अदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा से। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सदिश एक जैसे आ रहे हैं, तो अदिश त्रिक गुणनफल की डेफिनेशन से ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी अदिश त्रिक गुणनफल की परिभाषा लग रही है, तो यहाँ बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर आएगा, और यहाँ ए बी सी ऐसा ही। और देखिए ये फाइनली जीरो हो जाएगा इसकी वजह से। अब देखिए इसको हम आगे सोल्व करेंगे। ये देखिए चक्रीय क्रम में हम इसे रख देते हैं, तो ए के बाद कौन है यहाँ पर, देखिए बॉक्स में बी, और बी के बाद कौन है, सी। तो ये दोनों बॉक्स बराबर होते हैं, और यहाँ पर क्या चल रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब इसे यदि हम सोल्व करें तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, यही है राइट हैंड साइड। अब देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 के दो पार्ट हैं, और दोनों ही पार्ट में हमें क्या करना है, रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए सेम कंसेप्ट के दो क्वेश्चन, ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान बोर्ड में कि यहाँ पर एक ही कंसेप्ट के इतने बड़े बड़े दो प्रश्न दिए गए हैं। तो ठीक है, तो जैसी भी परिस्थिति है हमें सोल्व तो करना ही है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दी गई रेखाएं, तो दी गई रेखाएं क्या है यहाँ पर, देखिए पहली रेखा है x माइनस 3/2 y माइनस 4/1 और z प्लस 1/-3। और दूसरी रेखा क्या है x माइनस 1/-1 y माइनस 3/3 और z माइनस 1/2। अब देखिए पहली रेखा पर एक बिंदु अगर हम देखें तो बिंदु क्या है 3, 4 और -1, और इस दूसरी रेखा पर स्थित बिंदु क्या है 1, 3, 1। अब देखिए यहाँ पर इन रेखाओं के हम सदिश रूप लिखेंगे, तो इन रेखाओं के सदिश रूप होंगे। तो देखिए रेखा का सदिश रूप क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता है बिंदु, और बी वेक्टर होता है रेखा के समांतर सदिश। तो देखिए यहाँ पहली रेखा का सदिश रूप किस प्रकार से आएगा, आर वेक्टर बराबर
ए वेक्टर, तो बिंदु क्या होगा यहाँ पर 3 4 -1, तो उसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश 3i प्लस 4j माइनस के। और देखिए रेखा के समांतर सदिश किससे मिलेगा, दिक् अनुपातों से। तो दिक् अनुपात क्या है, 2 1 -3, तो 2i माइनस जे सॉरी प्लस जे और -3 के। और देखिए दूसरी रेखा का सदिश रूप क्या हो जाएगा, बिंदु क्या इस पे 1 3 1, तो उसका स्थिति सदिश होगा i प्लस 3j प्लस के कैप और प्लस म्यू। इसके समांतर सदिश दिक् अनुपातों से मिलेगा। दिक् अनुपात है यहाँ पर -1 3 और 2, तो -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2 के कैप। अब देखिए यहाँ पर हम रेखा के मानक रूप से यदि कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए पहली रेखा से हमें a1 यानी उस पे स्थित बिंदु क्या मिलेगा, 3i प्लस 4j माइनस के कैप। और दूसरी रेखा से बिंदु a2 वेक्टर क्या है, i प्लस 3j प्लस के कैप। और देखिए पहली रेखा के समांतर सदिश b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i प्लस j माइनस 3 के कैप। और इस दूसरी रेखा के समांतर सदिश b2 वेक्टर क्या मिलेगा हमें, -i प्लस 3j प्लस 2 के कैप। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें लघुत्तम दूरी की, तो दो रेखाओं के बीच लघुत्तम दूरी किस तरह से ज्ञात करते हैं हम, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर लघुत्तम दूरी के लिए एक तो हमें a2 माइनस a1 निकालना है और b1 b2 का क्रॉस निकालना है। तो देखिए यहाँ पर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या है, दोनों को आपस में हम घटा देते हैं तो कितना आएगा, -2i और 3j माइनस 4j दैट इज -j, और यह कितना हो जाएगा प्लस का 2 के। अब देखिए यहाँ पर हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, तो देखिए सारणिक की सहायता से हम b1 का b2 से क्रॉस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर b1 के जो कंपोनेंट्स हैं वो कितना है, 2 1 और -3, और b2 के क्या हैं, -1 3 और 2। अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे, i कैप 2 + 9 माइनस j कैप कितना हो जाएगा, 4 - 3 और प्लस k कैप, ये हो जाएगा देखिए 6 + 1, तो क्या आएगा यहाँ पर 11i कैप माइनस j कैप और प्लस 7 k कैप। अब देखिए यहाँ पर हम ये वैल्यूज हम नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो देखिए 1 से लघुत्तम दूरी क्या हो जाएगी, मोड ऑफ। और ये मोड क्यों लगाते हैं, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या है यहाँ पर, -2i माइनस j प्लस 2 के डॉट क्रॉस क्या है यहाँ b1 b2 का, 11i माइनस j प्लस 7 के डिवाइड बाय, और इसका मैग्नीट्यूड 11i माइनस j प्लस 7 के। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों का डॉट लेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 22 और प्लस 1, और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का 14 और डिवाइड बाय √121 प्लस 1 प्लस 49। अब देखिए अंश में यदि हम सोल्व करें तो कितना मिलेगा हमें 7, और यहाँ रूट में कितना आएगा देखिए 49 और 150 और 50 तो 171, और 171 को हम कैसे लिख सकते हैं, 19 × 19,
और फाइनली यदि सोल्व करें तो देखिए कितना आएगा 7/3√19 यूनिट। तो देखिए यही दोनों रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी है और यही है फाइनल रिजल्ट। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट पार्ट में दी गई रेखाएं क्या है, दी गई रेखाएं। तो देखिए हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो देखिए पहली रेखा क्या है, आर वेक्टर इक्वल आई प्लस 2j माइनस 4k। आई प्लस 2j माइनस 4k। और साथ में क्या है, लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k। प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k। और देखिए हम दूसरी रेखा की बात करें तो दूसरी रेखा में यहाँ 3 3 माइनस 5 और म्यू के साथ क्या है 2 3 6। तो देखिए दूसरी रेखा क्या है यहाँ पर, आर वेक्टर इक्वल 3i प्लस 3j माइनस 5k। और देखिए म्यू के साथ क्या था 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी निकालनी है। और यदि हम देखिए इस पहली रेखा के इस समांतर सदिश को देखें तो कितना है 2i प्लस 3j प्लस 6। और देखिए दूसरी रेखा के समांतर सदिश भी यही है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं क्या है, दोनों रेखाएं समांतर हैं। और देखिए समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी हम कैसे निकालते हैं, समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी किस तरह से निकालते हैं हम, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और डिवाइड बाय मॉड b वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर ये a1 वेक्टर क्या होता है, पहली रेखा पर स्थित बिंदु, जो कि कितना है i2j और माइनस 4k, i प्लस 2j माइनस 4k। और देखिए a2 वेक्टर क्या होता है यहाँ इस फॉर्मूले में, दूसरी रेखा पर स्थित बिंदु कितना है 3i प्लस 3j माइनस 5k। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें b वेक्टर की, तो b वेक्टर क्या होता है, दोनों रेखाओं के समांतर सदिश, जो कि यहाँ पर सेम जो वेक्टर दिया गया है वो क्या है 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में हमें किसकी आवश्यकता है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की। तो देखिए वो क्या हो जाएगा, दोनों को हम घटा दें तो 2i और यहाँ हो जाएगा प्लस j कैप और माइनस का k कैप। और देखिए हमें यहाँ इस a2 माइनस a1 का किससे क्रॉस चाहिए, b वेक्टर से। तो देखिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर, ये कितना हो जाएगा। तो देखिए सारणिक विधि से इसके लिए यहाँ क्या आता है, सबसे पहले i j k और पहला सदिश है a2 माइनस a1 वेक्टर। तो इसके घटक क्या हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स से देखिए 2 1 और माइनस 1, 2 1 और माइनस 1। और b वेक्टर के कंपोनेंट कितना है 2 3 6। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करें तो i कैप यहाँ कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 और माइनस जे कैप के साथ कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 और के कैप के साथ क्या आ जाएगा 6 माइनस 2। तो देखिए फाइनल सॉल्यूशन आएगा 9i माइनस 14j प्लस 4k कैप। अब देखिए जितनी भी वैल्यूज आई है हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए लघुत्तम दूरी क्या आ जाएगी, बराबर
ऊपर क्या था फॉर्मूले में, a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर, तो उसकी वैल्यू क्या है ये देखिए 9i माइनस 14j प्लस 4k डिवाइड बाय, और यहाँ पर क्या है देखिए डिनोमिनेटर में, यहाँ नीचे है b वेक्टर का मापांक, तो देखिए उसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा 236 का 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर भी क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 9i माइनस 14j प्लस 4k, और देखिए यहाँ पर हर में क्या था 2i 3j 6k, तो देखिए इसका परिमाण क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, और देखिए ऊपर हमें क्या मिल रहा है अंडर रूट 9 का स्क्वायर कितना है 81, और ये हो जाएगा 196 और प्लस 16, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7। अब देखिए ऊपर तीनों क्वांटिटी को हम ऐड करें तो 6 6 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और ये 2 और 9 11, और 8 कितना हो जाएगा 19, और 1 और 1 2, और डिवाइड बाय 7। तो देखिए यहाँ पर दी गई दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी आई है √293/7, और यही है हमारा फाइनल रिजल्ट। अब देखिए इसके बाद हम सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 किस प्रकार से है, एक व्यक्ति के बारे में क्या पता है कि वह 5 में से 3 बार सत्य बोलता है। तो देखिए व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता क्या होगी, व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता 5 में से 3 बार सत्य बोल रहा है तो 3/5, और देखिए असत्य बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, असत्य बोलने की प्रायिकता क्या करेंगे हम 1 में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2/5। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, वह एक पासे को उछालता है और क्या बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 1 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि आने वाली संख्या वास्तव में 1 है। तो देखिए यहाँ पर बेस थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर कुछ इवेंट्स को मान लेते हैं। माना E1 क्या है, पासे पर 1 प्राप्त होना, और E2 मान लेते हैं पासे पर 1 प्राप्त नहीं होना। और देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 1 है। तो देखिए यहाँ पर पासे पर आने वाली संख्या को कौन बता रहा है, ये व्यक्ति। तो हम एक घटना A ले लेते हैं, और ये किस तरह से लेते हैं, व्यक्ति द्वारा पासे पर आने वाली संख्या को 1 बताना। आने वाली संख्या को यदि व्यक्ति 1 बताएगा तो उसे किस घटना से हम व्यक्त कर रहे हैं, A से। अब देखिए यदि इन घटनाओं को यदि हम E1, E2 और A बोलते हैं, तब प्रश्नानुसार हमें क्या ज्ञात करना है, प्रश्नानुसार प्रोबेबिलिटी E1/A ज्ञात करना है। और देखिए E1/A क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि देखिए वह एक पासे को उछालता है और बतलाता है कि उस पर आने वाली संख्या क्या है, 1 है। तो देखिए ये कौन सी घटना है, ये घटना A है, व्यक्ति द्वारा पासे पर आने वाली संख्या को 1 बताना। तो देखिए यह घटना ऑलरेडी घट चुकी है, व्यक्ति क्या बताता है, पासे पर आने वाली संख्या 1 है। और देखिए इस कंडीशन में हमें क्या ज्ञात करना है, वह प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 1 है। 1 मतलब घटना E1 की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए E1 की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, जबकि कौन सी घटना घट चुकी है, क्या बतलाता है वो, आने वाली संख्या 1 है, अर्थात घटना A घट चुकी है।
तो देखिए हमें प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए ज्ञात करना है, और इसके लिए देखिए हम बेस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। और बेस थ्योरम में हमें यहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक तो प्रोबेबिलिटी E1 की। तो देखिए प्रोबेबिलिटी E1 क्या है, पासे पर 1 प्राप्त होने की प्रायिकता, दैट इज 1/6। और देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी E2 क्या हो जाएगी, पासे पर 1 नहीं आना, 5/6। और देखिए प्रोबेबिलिटी A/E1 की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए यहाँ ये किसकी प्रायिकता है, ए की प्रायिकता। तो देखिए ए क्या है, व्यक्ति द्वारा पासे पर आने वाली संख्या को एक बताने की प्रायिकता। तो देखिए A/E1 का मतलब होता है घटना ए की प्रायिकता जबकि E1 घटित हो चुकी है। तो देखिए घटना ए की प्रायिकता क्या हो जाएगी, व्यक्ति द्वारा पासे पर आने वाली संख्या को एक बताने की प्रायिकता जबकि E1 घटित हो चुकी है, अर्थात पासे पर E1 क्या है, एक प्राप्त होना, पासे पर एक प्राप्त हुआ है। और देखिए पासे पर एक प्राप्त हुआ है और व्यक्ति क्या कह रहा है कि आने वाली संख्या एक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता, व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता। और यहाँ पर व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है, 3/5। और देखिए प्रोबेबिलिटी A/E2, प्रोबेबिलिटी A/E2 क्या हो जाएगा, वही घटना ए की प्रायिकता, व्यक्ति द्वारा पासे पर आने वाली संख्या को एक बताने की प्रायिकता। जबकि घटना E2 घट चुकी है, और घटना E2 क्या है यहाँ पर, जबकि पासे पर एक प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि यहाँ E2 क्या है, पासे पर एक प्राप्त नहीं होना। तो देखिए पासे पर एक प्राप्त नहीं हुआ है, उस स्थिति में व्यक्ति क्या बता रहा है कि पासे पर आने वाली संख्या एक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति द्वारा झूठ बोलने की प्रायिकता। तो देखिए व्यक्ति द्वारा झूठ बोलना, असत्य बोलना, और असत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है व्यक्ति द्वारा, यहाँ पर देखिए हमने पहले निकाल ली है 2/5। तो देखिए बेज थ्योरम क्या कहती है, अतः बेज प्रमेय से अभिष्ट प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर E1/A हमें फाइंड करना है। और देखिए ये क्या होती है बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी A/E1 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी E1 और A/E1 और प्लस प्रोबेबिलिटी E2 और प्रोबेबिलिटी A/E2। अब देखिए सारी वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रोबेबिलिटी E1 कितनी है यहाँ पर 1/6 और E2 कितनी है 5/6। तो देखिए प्रोबेबिलिटी E1 है 1/6 इंटू, और A/E1 कितनी आई है यहाँ पर 3/5। और यहाँ भी देखिए प्रोबेबिलिटी E1 और A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 कितनी मिली हमें यहाँ पर 5/6, और A/E2 का मान कितना है 2/5। अब देखिए ऊपर नीचे हम 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 + 10, 3/13। तो देखिए यही फाइनल रिजल्ट है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यही है।
तो देखिए इस वीडियो में हमने सेक्शन डी के सभी क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए हैं। और देखिए इसके पहले सेक्शन सी पे मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने सेक्शन सी के क्वेश्चन सोल्व किए थे, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन मिस हो गया था, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 किस प्रकार से है, हमें ये अवकल समीकरण दे रखी है और इस अवकल समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ दी गई अवकल समीकरण, तो देखिए दी गई अवकल समीकरण किस प्रकार से है, dy बाई डी एक्स प्लस 2x टेन इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब और 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए कितना आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हम माइनस को बैलेंस कर देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x टेन इनवर्स y और 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों में हम 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x टेन इनवर्स y। और देखिए राइट साइड की एक टर्म हम लेफ्ट में ले आएंगे इस वाली को, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x टेन इनवर्स y इक्वल एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ है टेन इनवर्स y और उसका अवकलन कहाँ मौजूद है, यहाँ dy बाई डी एक्स के गुणा में। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या मानते हैं, उसी को एक न्यू वेरिएबल मान लेते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं हम v। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वी बाई डी एक्स। और इससे क्या होगा, अवकल समीकरण का रूप बदल जाएगा। अतः अवकल समीकरण एक का परिवर्तित रूप होगा, देखो क्या होगा, यहाँ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्थान कौन ले लेगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस 2x टेन इनवर्स y की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर v, वो बराबर में क्या है एक्स क्यूब। अब देखिए इस अवकल समीकरण को यदि हम देखें तो ये क्या है, जो कि dv बाई डी एक्स प्लस पी वी बराबर क्यू रूप की क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है। और देखिए तुलना करें तो यहाँ p का मान क्या आएगा, कंपेयर करें तो p का मान तो है 2x और q का मान कितना है एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या निकालते हैं, हम IF निकालते हैं। और IF कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन e की पावर p dx। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर 2x dx और फाइनल अगर इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर। तो देखिए IF क्या मिला हमें, e की पावर एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखते हैं, अतः दी गई अवकल समीकरण का हल होगा, क्या होगा, v इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर अवकल समीकरण की यदि हम बात करें तो देखिए अवकल समीकरण में आश्रित चर कौन है v और स्वतंत्र चर कौन है x। और रैखिक अवकल समीकरण के हल में यहाँ क्या आता है आश्रित चर और यहाँ क्या आता है स्वतंत्र चर। तो इसलिए यहाँ v से शुरुआत होगी और यहाँ x आएगा। अब देखिए यहाँ पर v की वैल्यू यदि हम सब्स्टिट्यूट करें और q की भी, तो क्या मिलेगा हमें, v का मान क्या है, यहाँ पर देखिए हमने v किसे माना था, टेन इनवर्स y को। तो टेन इनवर्स y हम यहाँ v की जगह लिख देंगे, तो v के स्थान पे क्या आ जाएगा टेन इनवर्स y। और देखिए IF क्या है, यहाँ पर IF है e की पावर एक्स स्क्वायर और इक्वल q का मान क्या है, यहाँ पर q का मान है एक्स क्यूब। तो देखिए q की जगह हम रख देंगे एक्स क्यूब e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसे हम आगे सोल्व करेंगे
तो देखिए यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे माना एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो देखिए इससे क्या होगा, 2x dx कितना हो जाएगा dt। तो देखिए x dx से क्या मिलेगा, इससे हमें हाफ dt। अब देखिए यहाँ ये सब्स्टिट्यूशन हम इस इंटीग्रेशन में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अतः टेन इनवर्स y और e की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल। तो देखिए यहाँ तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह तो टी आ जाएगा और e की पावर एक्स स्क्वायर यानी e की पावर टी। और देखिए एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, हाफ डी टी प्लस सी। अब देखिए इसको हम आगे सोल्व करेंगे, टेन इनवर्स वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर, हाफ हम बाहर निकाल लेंगे और टी ई की पावर टी ऐसे ही आ जाएगा प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पहला फंक्शन है ये बहुपदीय फलन है, और जब पहला फंक्शन बहुपदीय फलन आ जाता है तो हम उसे चेन रूल से भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले फलन का गुणा और दूसरे का समाकलन, फिर माइनस, फिर इस ब्रैकेट का अवकलन कितना हो जाएगा 1 और इस ब्रैकेट का समाकलन कितना हो जाएगा e की पावर t प्लस सी। तो देखिए इस तरह से हमने इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को क्या माना था t, तो वापस हम इस t को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या चल रहा है, टेन इनवर्स y ई एक्स स्क्वायर इक्वल हाफ, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस सी। आगे सोल्व करें क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर हम ई की पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं तो इस तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। और दोनों तरफ से यदि हम ई की पावर एक्स स्क्वायर को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए दी गई अवकल समीकरण का हमने अभिष्ट हल निकाल लिया है, यही है फाइनल सॉल्यूशन, जो कि दी गई अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। तो देखिए दी गई अवकल समीकरण का ये फाइनल सॉल्यूशन हमने ज्ञात कर लिया है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, और सेक्शन सी का जो मिसिंग क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22 वो भी हमने अभी जस्ट सोल्व किया है। तो देखिए इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।